सो हेलो टेनिस, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकैप लेते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जब हम कोई आइडेंटिफायर या फिर कोई स्टोरेज बनाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में, तो उसे लिखने के तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो है where, let एंड const। और हमने देखा कि कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद हमने जाना टाइप ऑफ केसेस, कि जब भी हम कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं या फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, तो उसके अलग अलग केसेस होते हैं। और उस केसेस के दौरान जो हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो केस इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से हम डेवलपर को समझ में आता है कि ये जो आइडेंटिफायर बना है, ये वेयर से बना है या लेट से या कौन से। ओके। फिर हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सीखा इफ एल्स। इफ एल्स क्या था कि डिसीजन बेस्ड कंडीशंस। जैसे हम हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो कुछ कंडीशन के ऊपर ही लेते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो कोड है वो फ्लेक्सिबल रहे, डिसीजन बेस्ड रहे, कंडीशन बेस्ड रहे। इसलिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इफ टाइम इज 12 am, आई स्लीप एल्स आई कोड। और हमने देखा कि इफ एल्स से हम नेस्टेड इफ एल्स भी बना सकते हैं। हम नेस्टेड कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं स्विच के बारे में। तो स्विच एंड इफ एल्स, ये दोनों जो है इंटरचेंजेबल है। तो हम जानेंगे कि कब इफ एल्स इस्तेमाल करना है और कब स्विच इस्तेमाल करना है। तो ये हमने देखा था कल, कुछ इफ के एग्जांपल देखे थे। अब शॉर्ट में जो ये हमारा यही वाला था, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम कंडीशंस लिखते हैं, तो तब एक ब्लॉक में, ब्लॉक यानी कि जो एक कर्ली ब्रेसेस है, इसे ब्लॉक कहा जाता है। इस ब्लॉक में जो भी कोड है वो रन होगा अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो, कंडीशन यस होगी तो। अगर फॉल्स या नो होंगी तो ये जो ब्लॉक है वो नहीं चलने वाला। तो एक दो कंडीशन के लिए हमारा सही था इफ एल्स का इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि हमें एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, तो मैंने देखा कि 6 बज रहे हैं तो 10 को फ़ोन करूँगा, 7 बज रहे हैं तो चाय पी लूँगा, 8 है तो डाउट सेशन चालू करूँगा, 9 बज रहे हैं तो डिनर कर लूँगा। क्या हम इस तरह से कोड लिखेंगे तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है हमारे लिए? हाँ है। क्योंकि जब हमें डिबग करना होता है या फिर हमें कंडीशन बाय देखना पड़ता है, तब ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसे हमें क्लीन लिखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसे हम क्लीन कर सकते हैं स्विच के द्वारा। चलिए देखते हैं। सिंपली क्या करना है, स्विच, यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन नहीं, यहाँ पे हम हमारा आइडेंटिफायर, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेने वाले हैं। मैं पहले कोड करता हूँ, फिर आपको दोनों में जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फोन करूंगा, एक काम करता हूँ, सिंपली इसे जीपीटी से ही स्विच में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट दिस इनटू स्विच। ओके, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो पेस्ट करता हूँ, और ये थोड़ी देर के लिए एक जो निकाल देता हूँ। इसकी यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे टाइम है, टाइम वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ।
तो ये फ़र्क है इफ एल्स नेस्टेड वाले में और स्विच में। तो स्विच का सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे हम स्विच लिखते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट है, वो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर हमारा एक ब्लॉक बनाएँगे। ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल केसेस ऐड करेंगे रादर दैन कंडीशंस। केसेस क्या होंगे? जैसे कि केस 6 कोलन और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो भी हमें लिखना है, वो सारा हम यहाँ पे लिखेंगे और जैसे ही हमारा केस खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेक और वैसे ही केस 7 यानी कि टाइम जो है जब 7 हो जाता है, तो हम कंसोल चाय पी लूँगा लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा केस है, उसे हम टर्मिनेट कर देंगे। हम देखेंगे कि ब्रेक का इस्तेमाल क्या होता है, पर उसके पहले हम सिंटैक्स जानते हैं स्विच का। अगर सपोज़ कि टाइम जो है 8 होता है, तो फिर ये मैसेज जो है हमारा प्रिंट होगा या फिर टाइम जो है 9 होगा, तो ये जो मैसेज है डिनर वाला, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज़ ना ही हमारा टाइम 6 है, ना 7 है, ना 8, ना ही 9, तो उस वक़्त क्या होगा कि हम एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करेंगे। यानी कि जब भी हमारा टाइम जो है इस केसेस से मैच ना हो, तो वो जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैसेज हमें शो करेगा। अब इसे हम हमारे कंसोल में देखते हैं। इसे मैं लाइव करता हूँ। ओके, ओके। तो हमारा जो टाइम जो था वो 8 था। ओके। तो स्विच ने क्या किया, यहाँ पे टाइम जो ले लिया, तो हमारा टाइम एक वेरिएबल था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझने के लिए। हमारा टाइम जो है इक्वल टू 8 था। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे केस देखा 6। क्या 6 जो है वो 8 से मैच होता है? नहीं। तो उसने क्या किया, आगे ढूंढा। क्या 7 जो है 8 से मैच होता है? नहीं। तो फिर से उसने क्या करा, नेक्स्ट केस पे गया और उसने देखा कि 8 जो है केस 8 8 क्या वो हमारे टाइम से मैच होता है? हाँ। तो उसने क्या किया, ये जो है स्टेटमेंट, इसे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन अ ब्लॉक रादर देन दिस, कि सीधा हम ऐसे ही लिखते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ इस तरीके का। जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने के कई सारे अलग-अलग तरीके हैं। ओके, तो सभी को समझ में आया स्विच का सिंटैक्स? ये प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा सिंटैक्स है। इसका जो लिखने का तरीका है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इफ एल्स से, लेकिन हमारा जो कोड है वो रीडेबल बन जाता है और डेवलपर एक्सपीरियंस भी बेहतर बनता है। अगर सपोज कोई नया डेवलपर ज्वाइन कर रहा है, कोड को समझने की कोशिश करता है, तो इफ एल्स पढ़ने के बजाय वो स्विच जो है वो समझ सकता है कि कहाँ पे क्या किया है। ओके, तो समझ आए चीज स्विच? प्लीज। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, और बाकियों को? अरविंद कुमार, रमीजा, जिक्रा, मुस्तकीम, खालिद, अजीत। ओके। अम, तो इसका जो सिंटैक्स है हमारा स्विच का, ये कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होता है, हम ब्रेक के बाद जानेंगे, जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसके बाद। ओके, अब जैसे कि टाइम इक्वल टू 8 है और यहाँ पे है ना, जब ये इस ब्लॉक पर परफॉर्म करता है, तो हमने पाया कि उसने जो कंसोल था यहाँ पे मैसेज, वो उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने। यहाँ पे जो है मैं मल्टीपल मैसेजेस प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है, यानी कि
ब्रेक जो क्या करता है नॉर्मली हमारा जो स्विच है, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट वो रीड करता है, तो स्विच से वो टर्मिनेट कर देता है। यानी कि ये जो ब्लॉक है स्विच का सारा, उसके वो बाहर चला जाता है। अब जो जावास्क्रिप्ट है, वो आगे के जो केसेस है, वो रीड नहीं करता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं ब्रेक ना दूँ, तो क्या हो? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिनर भी जो है प्रिंट हो गया। यानी कि वो केस 8 पे तो पहुंच गया, यहाँ पे कंसोल किया, ये भी कंसोल किया। ब्रेक ना होने की वजह से वो आगे केस पर चला गया और डिनर प्रिंट किया। फिर उसने क्या किया? ब्रेक किया, यानी कि स्विच का जो ब्लॉक था उसके बाहर चला गया, यानी कि स्विच को टर्मिनेट कर दिया। तो ये इस्तेमाल है ब्रेक का। या फिर मैं टाइम जो है 7 कर देता हूँ और यहाँ से भी ब्रेक हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ प्रिंट हो गया हमारा, चाय पी लूंगा। फिर वो ब्रेक ना होने की वजह से वो डायरेक्टली केस 8 पे चला गया और उसने प्रिंट किया, डाउ सेशन चालू कर दूंगा एंड डैश 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 डैश। और यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट ना होने की वजह से वो केस 9 पे चला गया, जहाँ पे उसने प्रिंट किया डिनर। फिर उसने ब्रेक स्टेटमेंट देखा, तो वो जो है बाहर चला गया। ओके, तो ये है ब्रेक का यूज केस। ब्रेक की जगह जो है हम रिटर्न भी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों जो है हमारे स्विच में सिमिलर ही काम करते हैं। आप ब्रेक इस्तेमाल करें या रिटर्न, दोनों का जो इस्तेमाल है, यूज केस है, वो सेम ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न नोट इन फंक्शन आया हुआ है। देखते हैं, इसे हम जीपीटी द्वारा देखेंगे। वाई एरर। ओके ओके, समझ गया। क्योंकि फंक्शन नहीं है तो रिटर्न चलता नहीं है यहाँ पे। लेकिन रिटर्न जो है हमारे इफ में चलता है, वो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो स्विच में जो है अगर मुझे मेरे लूप से या फिर मेरे कोड से मुझे टर्मिनेट करना है, तो हम सिर्फ ब्रेक का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कि स्विच कब इस्तेमाल करना है और इफ एल्स कब इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने पाया कि जब हमें 2 या 3 कंडीशन पर डिसीजन लेना है, या फिर हमें कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करना है, या फिर हमें कुछ मैसेजेस प्रिंट करना है 2 या 3 कंडीशंस पर, तो हमने पाया कि उसके लिए इफ एल्स जो है वो बेस्ट है। लेकिन जब हमारे कंडीशन मोर देन 3 हो जाते हैं, तो जो हमारा कोड है इफ एल्स में, वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम चूज करते हैं स्विच। इतना समझ लो कि जब भी हमारे कोड में हम जब डिसीजन ले रहे हैं, हमारे कोड में जो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ज़्यादा है, तो हमें स्विच इस्तेमाल करना है या फिर उसके जगह इफ एल्स इस्तेमाल करना है। ओके, ये तो हमारा स्विच हमने जाना। इसके अंदर हम इस तरह से कंडीशंस लिख सकते हैं और हमें जाना ब्रेक का इस्तेमाल। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट, कि डिफ़ॉल्ट किस तरह से काम करता है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं करता हूँ 10, तो स्विच केस पे जब वो आता है, ये लाइन एग्ज़ीक्यूट हो गई। अब जो है हमारा जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन क्या करता है? रीड करता है। लाइन बाय लाइन टास्क जो है वो रीड करता है और एग्ज़ीक्यूट करता है, जो हमने जाना था हमारे फर्स्ट सेशन में, सिंगल थ्रेडेड। तो स्विच केस में वो आया, टाइम जो है वो 10 था और यहाँ पे उसने क्या किया? लाइन नंबर 71 पर आया और उसने देखा कि ये तो 6 है। क्या 6 जो है 10 के इक्वल है? नहीं। फिर वो आगे बढ़ा। क्या 10 जो है 7 के इक्वल है? नहीं। फिर उसने आगे देखा, 8 नहीं, 9 नहीं। यानी कि हमारे केसेस में 10 कहीं भी मौजूद नहीं है। तो वो क्या करेगा? जब भी कोई केस मैच नहीं करेगा,
तो जो डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारा ब्लॉक है, उसे वो रन कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट हुआ, वो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हुआ है। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट का प्रिंट हुआ है। ओके? तो एक मोटा-मोटा अगर हम इसका इस्तेमाल या यूज़ केस समझना चाहें, जब भी हमारे कंडीशंस 3 हो, 2 या 3 हो, तो हमें इफ एल्स इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, तो हमें स्विच इस्तेमाल करना चाहिए। ओके? एंड जब मैं मेरे कंपनी में बेस्ट आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बटन का एक मान लेते हैं। हम एक उसमें बस फीचर्स डाल रहे थे, एट्रीब्यूट्स डाल रहे थे। जैसे कि एंकर टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? कि मैं आईडी डालूँगा तभी वो चलता है, अदरवाइज़ नहीं चलता। स्टाइल एट्रीब्यूट है एंड क्लास है, राइट? तो हम भी एक सेट ऑफ फीचर्स बना रहे थे, बटन को डाल रहे थे हमारे बेस आर्किटेक्चर में इन रिएक्ट। तो जब हमें उसके वेरिएंट्स बनाने थे, साइजेस जो है वो डालने थे, तो वो जो है सपोज़ कि किसी ने जो है मान लेते हैं बटन, ये हमने कस्टम बटन बनाया हमारा खुद का इन रिएक्ट। मान लेते हैं इस तरह से हम लिखते हैं। तो जब साइज जो है मैं लिख दूँ यहाँ पे एमडी यानी कि मीडियम, मीडियम और यहाँ पे लिखता हूँ एलजी यानी कि लार्ज। तो ऐसे जो वेरिएंट्स हैं हमारे, वो कई सारे थे, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, एमडी एंड एलजी एंड डिफ़ॉल्ट जो कि था हमारा एमडी। तो इस दौरान हमने देखा कि हमें इफ एल्स इस्तेमाल करना चाहिए स्विच, तो हमने चूज़ किया स्विच क्योंकि हमारे कई सारे वेरिएंट्स थे। तो हमें जो इसकी स्टाइल्स अप्लाई करना था हमारे बटन पर, तो हमने इस्तेमाल किया स्विच क्योंकि कंडीशन जो है वो मोर देन 3 है। ओके? तो ये था हमारा स्विच केस। किसी कोई डाउट है इसमें या समझ में आ गया? अगर डाउट है तो प्लीज़ थम्स डाउन करिए। अजीत, आपको समझ में आया? ओके, ग्रेट। देखिए, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, ये जो है हमें हमारे प्रैक्टिस से आता है। अब मैंने यहाँ पे तो समझा दिया आपको इसका यूज़ केस है, ये दिखता कैसा है। जैसे कि हमारे लैंग्वेजेस में, ह्यूमन लैंग्वेजेस में, अगर सपोज़ कि मुझे जो है फ्रेंच सीखनी है, तो सिर्फ़ मैं किताब से सीख लूँ या यूट्यूब की ट्यूटोरियल्स देख लूँ या उसके लिए क्लासेस लगा लूँ, इतना काफ़ी नहीं है। करना क्या होता है मेनली हमें प्रैक्टिस करना होता है रोज़, तब उसमें हम बेहतर बनते हैं हर दिन। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के मामले में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये भी लैंग्वेज जो है इसे हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तभी हम इसमें बेहतर बन सकते हैं। माही देगान आया है आज? ओके, कल से एक क्वेश्चन था, मैंने आंसर भी दिया था लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन था। मैं चाहा था कि मैं आपको ये बताऊँ, पर ठीक है अगर मुझे याद आता है तो मैं वो आपको बताऊँगा। तो ये था हमारा स्विच केस। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो स्विच का हमने जाना कि जब भी कई सारे नेस्टेड इफ एल्स हो रहे हैं तो हमें स्विच इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है इफ एल्स को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता है क्योंकि जब मैं मेरे टीम का कोड रिव्यू करता था, तो उस दौरान मैंने पाया कि इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ ये कई सारी चीज़ें रहने की वजह से मुझे जो है डिबगिंग करनी मुश्किल होती थी। तो इसलिए मैंने हर किसी को सजेस्ट किया था कि मोर देन 3 कंडीशंस है, तो हम स्विच इस्तेमाल करेंगे रादर देन इफ एल्स। ओके?
तो किसी को कोई डाउट है इफ एल्स एंड स्विच में, या फिर कोई भी ऐसी बात जो समझ ना आए हो, तो प्लीज। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मैसेज करे, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो। ठीक है देन, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में, जहाँ पे हम देखने वाले लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होता है, सुना तो होगा। लूप क्या रहता है? लूप जो भी लगता है प्लीज मैसेज में करिए, जो भी हमारे रियल लाइफ में हम देखते हैं सुनते हैं लूप। कशिश, फरदीन, अरबीना, नबीला, इलियास, नाकी, जो भी लगता है आपको कि क्या रहता है लूप, क्या रहता है लूप, क्या रहता है लूप। जो मैंने अब जस्ट किया, एक ही चीज को बार बार दोहराना या एक्ट होना, उसे हम कहते हैं लूप। ओके, तो यहाँ पे मैसेज में लोगों ने लिखा है रिपीटिंग, रिपीटेशन। शाहिद ने लिखा है परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क अगेन एंड अगेन। रेहान ने लिखा है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिपीटेड until a specific condition is met। क्या जरूरी है कि वो एक कंडीशन को मीट करने तक ही रन हो? नहीं। अब जो हमारा सनसेट होता है वगैरह, वो सारा क्या लूप चल रहा है ना दिन भर, कि सूरज आता है फिर जाता है, चांद आता है जाता है। क्या ये लूप जो है एक सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन तक ही चलता है? नहीं रहा। कुछ हमारे जो रियल लाइफ के एग्जांपल है, वो जो है कुछ लूप्स में चलते हैं इनफाइनाइटली, और कुछ जो लूप्स हैं हमारे वो फाइनाइटली चलते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे कंप्यूटर में जानना चाहे, जैसे कि हमारा सिग्नल हो गया, जब उसका 2 मिनट का सिग्नल लगता है या 1 मिनट का, तब तक वो जीरो तक उसका काउंट ना पहुंच जाए। जैसे कि सपोज 30 सेकेंड्स है, फिर 29, 28, 20, 10, 8, 7, 6, 5, अंटिल जीरो तक ना पहुंच जाए, तब तक क्या होता है? वो सिग्नल रेड होता है। या फिर हम कह ले इस तरह के कुछ स्क्रीन जो हमेशा इनफाइनाइटली क्या होते हैं, रन होते रहते हैं। यानी कि जैसे तो स्टॉक मार्केट की एक मैंने स्क्रीन उठाई है, या फिर हम देखते हैं कि सेल सेल सेल, फ्री फ्री फ्री, डिस्काउंट 50% ऑफ। ऐसे जो स्क्रीन होते हैं उसमें जो टेक्स्ट है वो इनफाइनाइटली चलते रहते हैं। क्या वहां पे ऐसा होता है कि नहीं यार, ये जो है एक कंडीशन हम देंगे कि ये 5 बार ही दिखाई दे, उसके बाद ना दिखाई दे? नहीं। तो हमारे लूप्स जो है हम जो देखते हैं हमारे कंप्यूटर में भी, क्योंकि ये जो स्क्रीन बनी है इसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसमें जो प्रोग्राम बनाया हुआ है एक कंडीशन है कि वो कंडीशन तक ही रन हो, उसके बाद जो है सिग्नल का जो कलर है या फिर स्टेटस है हमारा सिग्नल का, वो चेंज हो। और यहाँ पे इनफाइनाइटली क्या है, चलते ही रहने वाला है। ओके। या फिर हमारा ऐसे एग्जांपल्स कई सारे हम हमारे रियल लाइफ में देख सकते हैं। ये हमारा टाइमर हो गया, राइट। या फिर जो क्रिकेट का स्कोर है जो हमारे हमें फेच होते रहता है, हमारे फेच होने मतलब क्या, आते रहता है, गेट होते रहता है हमारे ब्राउजर में या मोबाइल एप्लीकेशन में, या फिर नेटफ्लिक्स से जो आते रह रहा है, आते रहता है। तो नेटफ्लिक्स पे अगर हम इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रीमिंग होती है, तो वो क्या होता है, अगर 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे बाद जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे हमारा मान लेते हैं जो लाइव सेशन चल रहा है, ये कब खत्म होगा पता है आपको? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है कि 8:30 की नियर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये सारे क्या है, लूप्स है। वीडियो भी क्या है हमारा, लूप्स है।
इमेज बाय इमेज क्या हो रहा है, हमें दिखाई देता है फ्रेम बाय फ्रेम। तो अब हम जानेंगे दो लूप्स जो हम हमारे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। चलिए इसे थोड़ा हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि इसे हम किस तरह से हमारे कोड में लिख सकते हैं। तो सभी को समझ में आया लूप्स क्या होता है, मोटा मोटा, या फिर नहीं? ओके, तो अब हम एग्जांपल देखने वाले फॉर लूप का। ऑलरेडी मेरे पास उसका कुछ कोड है, पर हम जो है फिर से बनाएंगे। यहाँ पे क्या एग्जांपल है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे जो है एग्जांपल बहुत सही है, बट हम कुछ नया एग्जांपल देखेंगे आज के हमारे लेक्चर में। ओके, फॉर लूप डॉट जेएस, यहाँ पे जो एग्जांपल इस्तेमाल किया है कि +3 +1 इंक्रीमेंट वगैरह। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारा कोई वेरिएबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल, और उसकी जो वैल्यू है 0 रख रहा हूँ। या फिर मान लेते हैं कि 10 सेकंड का टाइमर है, 10 सेकंड ज़्यादा हो गया, 5 लेते हैं, ठीक है, टाइमर काउंट। अब मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है कोड एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे क्या करना है, जो टाइमर काउंट है ना, मैं चाहता हूँ कि जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए या 1 तक ना पहुंच पाए, तब तक मुझे जो है टाइमर काउंट की वैल्यू क्या करनी है, धीरे धीरे जो है माइनस करनी है, डिक्रीमेंट करनी है। तो हम डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, इसे किसी को आइडिया है कुछ? प्लीज मैसेज करके बताइए। कल की जो असाइनमेंट थी उसमें ये सारी चीजें थी। ओके, फर्दर चेक लिखा है माइनस माइनस, और कुछ किस तरह से हम टाइमर काउंट को -4 करेंगे? शायद इनामदारी लिखा है आई प्लस प्लस, आई तो हमने इस्तेमाल नहीं किया है, पर ठीक है, शायद कहना है कि टाइमर काउंट माइनस माइनस। और कोई सजेशन? ओके, तो सिंपली जैसे हमने जाना कि टाइमर काउंट जो हमने लेट से डिफाइन किया है, हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक बार, लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसे हम री इनिशियलाइज बार बार कर सकते हैं। जैसे कि टाइमर काउंटर है, इसे मैं 4 कर दूंगा, और आ, इसको डिक्रीमेंट करने के मेरे पास अलग अलग तरीके हैं। एक तो ये हुआ कि मैं जो डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर दूं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से मैं इसकी वैल्यू जो है वो कम कर दूं। टाइमर काउंट जो कि हमारा 5 है ना, तो इसकी वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, टाइमर काउंट -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 -1, तो इसकी वैल्यू होगी 4। ओके, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर टाइमर काउंट कह ले कि माइनस माइनस, ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में। या फिर टाइमर काउंट माइनस इक्वल टू, सॉरी क्या था ऑपरेटर वो, मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करता। ओके, यहाँ पे शायद वो मैंने लिखा हो, प्लस प्लस जैसा तो इस्तेमाल कर लिया हमने, यहाँ पे माइनस माइनस। ओके, इस तरह से। तो इसे क्या हुआ बोलता हूँ मैं, जब भी हमें कोई वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करनी होती है, तो ये जो है और ये
दोनों क्या है? इक्वल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि वैल्यू को अगर डिक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे हमने हमारे लिए 4 तरीके मौजूद हैं। एक तो है कि डायरेक्टली मैं 4 कर दूँ या फिर टाइमर को ही टाइमर की वैल्यू असाइन करके -1 कर दूँ या फिर सीधा माइनस इक्वल टू 1 कर दूँ। इस ऑपरेटर को कहा जाता है ऑगमेंटेड ऑपरेटर। ओके? और इसको क्या क्या कहा जाता है? यूनिरी ऑपरेटर। आई थिंक यूनिरी ऑपरेटर ही कहा जाता है। देखते हैं। इज यूनिरी ऑपरेटर। यस। तो यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में फर्क क्या है? किसी को कोई आइडिया है? जिसको भी कुछ भी पता हो, नाम से क्या लगता है? यूनिरी मतलब 1 होता है, बाइनरी मतलब 2। देखो बाइनरी ऑपरेटर के मैं टाइप दिखाता हूँ। बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनिरी ऑपरेटर। हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके नाम कभी हम सोचते नहीं उतना। बट यूज केसेस के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये भी टाइप है और उनके ये नाम है। आई थिंक मेरा इंटरनेट जो है वो स्लो है या फिर जीपीटी का स्लो चल रहा है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप सभी को? ओके। ये बहुत स्लो चल रहा है। हम ना डीप सीक एआई देखते हैं। ये भी एक एआई है और चैट जीपीटी से कई गुना बेहतर है, लेकिन नया होने की वजह से कभी कभी सर्वर डाउन रहता है। जो जीपीटी का जो पेड वर्जन है ना, वो उसके इसके बराबर है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है अच्छा सा, कि जब हम दो वैल्यूज को एक करने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। और जो हमारे सिंपली रहते हैं जैसे कि ऐसे वाले जो हमने किया, हमने माइनस माइनस किया था, यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस। ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है यूनिरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड्स नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में ए एंड बी दो ऑपरेंड्स थे और एक यहाँ पे ऑपरेटर था, तो ऐसे ऑपरेटर को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन जहां पर जैसे कि यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है और यहाँ पे हम ऑपरेटर से उसकी वैल्यू जो है चेंज कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे यूनिरी ऑपरेटर। ओके? तो मेनली जो है हम, अब मुझे बताओ कि ये बेस्ट तरीका है या ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ? क्या लगता है कि क्या बेस्ट है जो हमें आसानी से हमें कोड कर पा रहे हैं हम? प्लीज मैसेज करके बताइए। फर्दीन लिखा है सेकंड, शायद ने लिखा है फोर्थ, और कोई? चार ऑप्शन है आपके पास। नबी ने लिखा है 5। ओके। फर्दीन ने लिखा है थर्ड। यस। तो हाँ, मेनली हमने जो कोड मैंने किया है 4 सालों में, मैंने ऐसे जो चीज़ें हैं इस्तेमाल नहीं किए। और इधर सेकंड और थर्ड है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमारे चार ऑप्शन में से, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है और इसमें जो है मुझे सबसे कम जो कोड है इसमें लिखना पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादातर ये प्रीफर करता हूँ। और हर कोई डेवलपर जो है ये प्रीफर करता है, क्योंकि मुझे जो है लेस कोड लिखने की आवश्यक पड़ती है। लेकिन ये तो है माइनस माइनस सिर्फ 1 ही करता है। इसे ना हम कंसोल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कंसोल में ऑन करता हूँ। कंसोल मुझे बेस्ट लगता है सिखाने के लिए, क्योंकि हर वहाँ पे कोड करो फिर यहाँ पे आओ, सही नहीं उतना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये रन करके देखते हैं। पहले लेट टाइमर काउंट, ओके, फिर यहाँ पे मैं ये वाला रन करके देखता हूँ क्या होता है। मतलब टाइमर काउंट की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। ये समझ में आया हर किसी को? हेलो ट्रेनिस, ओके। तो ये सिंपल था कि हमने टाइमर काउंट को ही टाइमर काउंट असाइन किया, फिर बाद में हमने क्या किया, -1 कर दिया। अब जो है उससे सिंपल तरीका ये वाला है, टाइमर काउंट -=1। अब हम देखते हैं इससे भी क्या हुआ, 4 था, अब वैल्यू जो है और भी कम हो गई, या फिर तीसरा तरीका ये है, माइनस माइनस। अब टाइमर काउंट की वैल्यू जो है 2 हो चुकी है। तो इस तरह से हम हमारे कोड को जो है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूनिटी ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये दो छोड़ते हैं अभी के लिए, इन दो पे हम फोकस करते हैं। अब जब मुझे 1 से डिक्रीमेंट करना था, अब मान लेते हैं कि मुझे 2 से करना है, मैं कर सकता हूँ। यानी कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे बिहाइंड द सीन, ये जो चीज है ना वो इस तरह से चलती है। ये जो है ना हमारा लाइन नंबर 6 इस तरह से ही चलता है, ओके। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो जो टाइमर काउंट की वैल्यू है वो 4 से डिक्रीमेंट हो जाएंगी, जो बिहाइंड द सीन इस तरह से दिखने वाला है, ओके। फिर हमारा है टाइमर काउंट। क्या मैं यहाँ पे कुछ ऐसा 4 या 3 कर सकता हूँ? नहीं। ये जो है हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, ओके। तो ये इसका एक पर्पस है, यूज केस है। जब हमें कोई वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी होती है तो हम ये इनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम ऑगमेंटेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। या फिर नहीं समझ आया? क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं हम और सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कोड है हम फटाफट कर सके, ओके। देन मोहम्मद खालिद, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो है मुझे सपोज इसे मैं कमेंट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, और यहाँ से निकाल कर यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ टाइमर, और यहाँ पे लिखता हूँ 5, और यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइमर काउंट माइनस माइनस, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइमर काउंट। अगर हमें मैसेज में है कंसोल में मल्टीपल वैल्यूज डालना है तो हम कॉमा सेपरेट करके डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। फिर इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखा यहाँ पे जो टाइमर काउंट की जो वैल्यू है, आई थिंक मैंने इसे ना स्क्रिप्ट जो है अटैच नहीं की हमारे index.html में, हाँ नहीं किया। अब देखते हैं, ओके। यहाँ पे तो नहीं, हमारा कुछ जो है हमारा मोजिला पर है, ओके। लाइव कर देते हैं तो देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखा टाइमर 5 प्रिंट हुआ। कहाँ पे हमारा कोड, ये वाला टाइमर 5 वैल्यू थी, ये रन हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 12 पे आया तो उसने मैसेज टाइमर और टाइमर काउंट यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद उसने जो वैल्यूज है 1 से डिक्रीमेंट कर दी। फिर लाइन नंबर 14 पे गया,
फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना हो गया, सॉरी 5 माइनस 1 4 हो गया। फिर यहाँ पे टाइमर जो है 4 आ गया, और वैसे ही डिक्रीमेंट करते करते ये हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो 1 तक पहुंच गई। ओके, क्या ये कोड थोड़ा बड़ा नहीं हो गया हमारा? तो ऐसे ही कोड को सिंपल करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, इसे मैं कमेंट करता हूं अभी के लिए। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग लिखते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग यानी कि कोई बताएगा बाइंडिंग का मतलब क्या था? कुछ याद है? मैंने कल या परसों भी इस्तेमाल किया था इस वर्ड का, जो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। असाइनिंग वैल्यू थोड़ा थोड़ा सही है पर पूरा सही नहीं। शाह ने लिखा है इनिशियलाइजेशन, खालिद ने लिखा है वेरिएबल। ओके, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर भी करना और साथ साथ इनिशियलाइज भी करना। जैसे कि यहाँ आप मैंने लेट वेरिएबल डिक्लेयर तो किया, मैं ऐसे करके छोड़ सकता था, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, उसकी वैल्यू जो है इनिशियलाइज भी किया। ओके, अब यहाँ पे बाइंडिंग हम लिखेंगे, और जो सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट होगा हमारा होगा कंडीशन। कंडीशन वैसी कंडीशन जो हमने इफ एल्स में देखी, और उसके बाद यहाँ पे इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे कंडीशन होगी यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ओके, तो इसका सिंटैक्स है, जैसे कि हमने एक बाइंडिंग यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाई नहीं, इसको कंडीशन लगा के देखते हैं। जैसे कि इफ टाइमर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तभी जो है ये ब्लॉक रन होना चाहिए। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने चाहते ना कि जीरो वैल्यू जो है वो हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 बार लिखता हूँ मैं, अब देखता हूँ टाइमर काउंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन करते हैं, तो देखा यहाँ पे क्या हुआ, 5 4 3 2 1 हो गया। अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करता और फिर से यहाँ पे लिखता, देखा है यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। अगर मैं इफ नहीं लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू जो है वो और डिक्रीमेंट होती जा रही है, -1 -2। कभी देखा कोई टाइमर में जहाँ पे -1 -2 हो रहा है? नहीं होता, राइट? तो ये समझ में आया कि हमने ये कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि टाइमर की जो वैल्यू है हमें चाहते हैं कि डिक्रीमेंट हो, लेकिन इस कंडीशन पर 1 से नीचे टाइमर काउंट ना जाए। ये समझ में आया या नहीं? ओके, ना कि महक, इलियास, अरविंद कुमार, रमीजा। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इफ लिखा है। अब समझते हैं कि इसको हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं विथ फॉर्म। इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से जो है मैं ये उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ। हमारी कंडीशन क्या है? टाइमर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे। ओके, और हम क्या चाहते हैं? टाइमर इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो? डिक्रीमेंट हो, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिक्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ ये स्टेटमेंट। ओके, देखा, काम उसी तरह से किया उसने। तो क्या हमारा कोड कम हो गया और ज्यादा रीडेबल हो गया, राइट? क्या फोर का लूप का इस्तेमाल करना सही था या गलत था? क्या लगता है? ये सही था। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर लूप से हम जो है हमारा कोड जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं।
हालाँकि ये भी एक लूप में ही चल रहा था, राइट? लेकिन कोड बहुत टीडियस हो रहा था इफ के चक्कर में, ओके? तो हमने फोर लूप का इस्तेमाल किया। और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे कि इसे कॉपी करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ लेट, पे नीचे को चला गया। अभी देखा मैंने मल्टीपल सिलेक्ट के वैल्यू एक साथ। ये किस तरह से किया वो बोलता हूँ मैं। एंड एक वीएस कोड एडिटर का टूल का पार्ट है। आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका वेरिएबल हो। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी कर्सर आ गया। फिर से कंट्रोल डी और फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ओके, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बैक स्पेस पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट। ये शॉर्टकट है वीएस कोड का। ये समझ में आया? क्योंकि ऐसे शॉर्टकट भी जाना जरूरी है हमारे कोड सेशन में, क्योंकि हम थोड़ा इंडस्ट्री वाइज जो हम चीजें करते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। ऐसे शॉर्टकट्स में आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ बताते रहूंगा जिससे आपको और आइडिया आए। क्योंकि फास्ट कोड करते कैसे हैं, मेनली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माउस का इस्तेमाल ही ना करें, माउस पैड का ही करें, जिससे हमारा जो कोड का स्पीड है वो बढ़ जाता है। ओके, और ऐसे कई सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब का कोई भी देख ले, सब वही बताने वाले हैं। यहाँ पे मैं VS कोड शॉर्टकट, ओके, तो मैंने आपको लिंक भेजी है, प्लीज इसे रेफर करके आप देख लेना और भी क्या क्या शॉर्टकट्स अवेलेबल है हमारे VS कोड एडिटर में, जिससे हमारा कोड है फास्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करके करूँ, टीडियस होगा, राइट? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे काउंट प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक। मैं चाहता हूँ कि मेरा काउंट जो है वो 1 से शुरू हो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जाए। तो हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल में या बाइंडिंग हम करें वैल्यू, वो फर्स्ट 1 रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 करता हूँ। अब हम कब तक चाहते हैं कि जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट हो? कोई बताएगा यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? जो भी लगता है, गलत तो गलत, सही तो सही, प्लीज मैसेज करके बताइए। कशिश ने लिखा है लेस देन इक्वल टू 10, और बाकी का कोई सजेशन किसी का? क्या लगता है नबीला, खालिद, शाहिद? ओके, लेस देन 11, हाँ ये भी सही है। हाँ, तो ये दोनों तरीके सही है। एंड शाहिद इनामदार ने लिखा है काउंट प्लस प्लस। हाँ, वो तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है, मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ड्राई रन करके दिखाना है। ड्राई रन यानी कि मतलब कि कोड किस तरह से रन हो रहा है यहाँ पे देखने से पहले। तो यहाँ पे नॉर्मल में क्या करता हूँ, काउंट, जैसे कि यहाँ पे कशिश और खालिद दोनों ने सही बताया हुआ है। पहले मैं ये ट्राई करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जो हमारा काउंट है हमें उसकी वैल्यू कब तक चेंज करना है, कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होगी या फिर कंडीशन फोर्स हो जाएंगी, तब हम यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, हम इसे रन नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे, ना कि माइनस माइनस, क्योंकि हमें 1 से लेके 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे मैं काउंट लिखता हूँ। यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 आ गया। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? बाकी को स्क्रीन नजर आ रही है क्या या नहीं?
यस आ रही है। इलियास शायद आपका इंटरनेट का इशू होगा, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। अगर आपने कुछ सेशन में मिस किया हो आपके इंटरनेट इशू की वजह से, तो रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो ये काउंट है, देखा आपने? तो ये किस तरह से चला? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने देखा कि मैं पेंट इस्तेमाल करता हूँ। पहले जो है, इसको पहले मैं यार, ठीक है, काउंट की वैल्यू जो है 1 थी। ये ड्रॉ नहीं हो रहा ठीक से, ठीक है, इस पे ही करता है। काउंट की वैल्यू जो है वो 1 थी। फिर क्या हुआ यहाँ पे, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो फिर क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। फिर काउंट जो है वो मैसेज जो है प्रिंट हो गया। फिर बाद में क्या हुआ यहाँ पे, आई जो हमारा 1 है वो प्लस प्लस हुआ, यानी कि आई की वैल्यू प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू जो है इसकी 2 हो गई। क्या 2 हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो उसने क्या किया, इस ब्लॉक को रन किया और हमारी जो वैल्यू थी 2 प्लस प्लस, यानी कि 2 प्लस 1 हो गई। फिर नेक्स्ट इटरेटर 3 हो गई। अब क्या 3 जो है काउंट हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस प्लस हुआ, यानी कि 3 प्लस 1। ठीक है, और वैसे ही जो है हमारा और ये भी हुआ, 4 हुआ। और जब 5 की वैल्यू, ठीक है, क्या 5 लेस देन 5 है? नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है हमारा, इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक कंडीशन तो ट्रू रहे। तो यहाँ पे लेस देन तो नहीं है पर इक्वल तो है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। कंडीशन ट्रू होने से क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक जो है वो रन होगा। फिर इसका जो वैल्यू है 5 प्लस प्लस हो जाएंगी, यानी कि 5 प्लस 1। अब देखना क्या होता है, अब वैल्यू क्या होगी हमारी 6। क्या 6 हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है? लेसर भी नहीं है और ना ही इक्वल है। तो क्या होगा, अब हमारा जो ब्लॉक था फ्लो फॉर लूप का, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर लूप। किसी कोई डाउट है इसमें? समझ आया या नहीं? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप मैसेज करके या फिर वॉइस मैसेज से भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे जो मैं कई जगह पे ना, ये जैसे कि कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइम लिख दिया, 10 लिख दिया, ये कोलन डाल रहा हूँ, और कुछ जगह पे कोलन डाल नहीं रहा हूँ। राइट, ये जो कोलन है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा सिंटैक्स लिखें। ओके, ये ऑप्शनल है, हम लिखे या ना लिखे चलता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के प्रॉब्लम पर, जो फॉर लूप के बाद आता है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप से हमने जाना कि जब हमें कोई चीज जो है रिपीटेडली करनी होती है विथ सम स्पेसिफिक चेंज, सम स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम टाइमर जो है वो बार बार तो प्रिंट कर रहे हैं, क्या करना है, हमें वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि हमने देखा सिग्नल का, राइट, सिग्नल कलर कलर तो था, वो रेडी था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये जो वैल्यू चेंज होती रहती है, 5 3 5 4 3 2 1। फिर क्या होगा, जो हमारा सिग्नल का कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था फॉर लूप। और एक लूप है, वो है हमारा व्हाइल लूप। ओके, अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स हम जानेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम व्हाइल लिखेंगे,
और यहाँ पे कंडीशन, ओके। फिर यहाँ पे जो भी हमारा कोड है, हमारा कोड, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन नहीं सॉरी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। इसे मैं साइड बाय साइड करता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या अंतर है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे व्हाइल लूप लिखता हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? प्लीज मैसेज करके बताइए। क्या है यहाँ पे कंडीशन? ओके, मालिका ने लिखा है सेकंड वाला, रियान ने लिखा है सेकंड। हाँ, सेकंड वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट जो है वो बाइंडिंग है, सेकंड हमारी कंडीशन है, थर्ड हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, जो हमारे काउंट का जो वेरिएबल है यानी कि स्टेट है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कंडीशन काउंट लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ये काउंट, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। अब इसे हम रन करके देखते हैं क्या सही से आउटपुट आता है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे कुछ एरर आया है, काउंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे तो हम अंदर ही बाइंडिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, हम यहाँ पे हमें बाहर जो है बाइंडर बनाना पड़ेगा, बाइंडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर लूप का जो बाइंडिंग था या इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन था वो यहाँ पे आता है, उसका व्हाइल लूप के बाहर आता है। और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, और यहाँ पे हम कंडीशन एक ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काउंट जो है ऊपर राउंड ब्रैकेट में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लॉक के अंदर हम काउंट लिखते हैं, ओके। अब देखते हैं इसका वर्किंग, वर्किंग तो सेम ही है, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, ओके। तो फोर लूप और व्हाइल लूप इंटरचेंजेबल है और हमें इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो यूज केस लोगों ने डिसाइड किया है वो हम जानते हैं। जैसे कि हमने पाया कि इफ कब इस्तेमाल करना है और स्विच कब स्विच केस कब इस्तेमाल करना है, वैसे ही इफ हमारा फोर लूप एंड व्हाइल लूप का है। अब देखो कि हमारा जो वीडियो है यूट्यूब का वो कब तक चलेगा, हमें पता है एक वहाँ पे हावर्स एंड मिनट्स आ जाते हैं। अगर 2:45 है तो 2:45 तक वो एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है, ये इसका एग्जैक्ट टाइम कितना है हमें पता है, नहीं पता, ओके। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है या फिर एग्जैक्ट कंडीशन पता है, उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि स्ट्रीमिंग होती है, क्रिकेट की लाइव होगी, फुटबॉल की होगी, फीफा की, तो ऐसे जो स्ट्रीमिंग होती है लाइव वाले, हम कह सकते हैं कि उस केस में हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है, होता ही है। या फिर जैसे कि क्रिक बज पे या हमारा स्कोर वगैरह आता है, ये जो है फोर लूप में नहीं चलता है, इसका जो डेटा आ रहा है वो व्हाइल लूप से है। जैसे कि व्हाइल लूप में कंडीशन होती है क्या कुछ चेंज हुआ है क्रिकेट में, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखता हूँ कुछ स्कोर अपडेट हुआ है, जैसे कि अगर हैट्रिक हो गई या फिर कितने बॉल्स हुए, कुछ बॉल चेंज हो गए क्या, ओवर खत्म हो गई क्या, बैट्समैन चेंज हो गए क्या। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद हमारे मोबाइल पे उसका अपडेट जो है वो आ जाता है, राइट। तो उस केस में जो है व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है, ओके। मतलब मेरा ये कहना है कि फोर लूप जो है हमें पता है कि वो रुकना कब है, लेकिन व्हाइल लूप जैसे कि लाइव सेशन हमारा चल रहा है, वो रुकना कब है, कब खत्म होगा एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, उस केस में हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, समझ में आया कि कब हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना है और कब व्हाइल, हालांकि दोनों जो है इंटरचेंजेबल है। जी, महादी को समझ आया और बाकियों को? ठीक है, मैं को समझ में आया। मोहम्मद, मुस्तकीम, रेहान, इलियास, नकी, अरबीना। ओके, इलियास को समझ नहीं आया। ओके, इलियास, क्या तुम्हें समझ आया कि हमने जैसे फोर लूप में लिखा वैसे ही हमने व्हाइल लूप में लिखा है? ये समझ आया ये वाला या नहीं? यस, ये वाला समझ में आया। तो आपको यूज केस समझ में आया, राइट? अपडेट, हाँ, अच्छा, ओके। सिंपली मैं वो बताता हूँ कि फोर को इस्तेमाल करना है और व्हाइल लूप हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमें पता है कि रुकना है, जैसे कि ये हमारा सिग्नल है। सिग्नल की वजह क्या है? डिक्रीमेंट होती ही रहने वाली है। तो हमें पता है कि जब 1 पहुंच जाएगा तो सिग्नल का कलर जो है वो चेंज होने वाला है। तो हमें पता है कि हमारा स्टेट जो है सिग्नल का कब चेंज करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्नल में जो कोड लिखा है वो फॉर लूप के इस्तेमाल से बना हुआ है। इतना समझ आया? यस, ओके। लेकिन जैसे कि कुछ स्क्रॉल वाले स्क्रीन रहते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट का स्क्रीन है, ये क्या होता है? रिपीटेटिवली स्टॉक्स की जो वैल्यू है, कितने से इंक्रीमेंट हुए, कितना मार्केट डाउन है, वो सारा नजर आता है। ये क्या है? इन्फिनिटली चलते रह रहा है। क्या हमें पता है कि कब रुकेगा ये? क्या ये रुकता है? नहीं रुकता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन्होंने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है। समझ आया इलियास? ओके। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई यूट्यूब का वीडियो देख ले, जैसे कि ये, अब मुझे पता है कि ये वीडियो चलते रहेगा और जैसे 8:44 पे आया, वो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। फ्रेम क्या हो रही है? धीरे धीरे रन हो रही है, राइट? फ्रेम बाय फ्रेम हमें वीडियो जो है नजर आ रहा है। वीडियो फ्रेम, वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि ये देख लो, वीडियो जो है सेट ऑफ इमेजेस ही रहती है जिसे हम फ्रेम करते हैं वीडियो में। तो अगर हम ये एक साथ रन करें जल्दी फटाक फटाक से, तो ये एज एक वीडियो नजर आती है। ओके, तो ये हमारा वीडियो नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? फोर लूप यहाँ पे चल रहा है और धीरे धीरे एक एक फ्रेम जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि हमारा ये जो लाइव सेशन है, ये कब रुकेगा पता है? इलियास, पता है कब रुकेगा? किस टाइम पे रुकेगा? कोई आइडिया है हमें? नहीं है, राइट? तो इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल लूप का। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारे फोर लूप एंड व्हाइल लूप में कि हमें कब फोर लूप इस्तेमाल करना है और कब हमें व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है। हालांकि वो इंटरचेंजेबल है लेकिन लोगों ने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। ओके, जो हमें क्रिकेट का स्कोर आता है, मतलब लाइव पे जो हमारा स्कोर आ रहा है, जैसे कि फीफा का कुछ चल रहा है क्या इवेंट? अभी नहीं चल रहा है। या फिर क्रिकेट का कुछ चल रहा होगा। हाँ, अभी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो लाइव स्कोर ऐप नजर आता है, ये जो आ रहा है हमें वाइल्ड लूप से आ रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि मैच कब तक चलने वाली है। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि फोर लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या होता है और हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। लूप क्या होता है? रिपीटेशन, हमें कुछ रिपीटेशन करनी है विद सम चेंजिंग सम पैरामीटर्स, चेंजिंग सम वैल्यूज। जैसे कि हमने टाइमर तो दिखाया और साथ ही साथ हमने क्या लिखा आगे? 1 2 3 4, राइट? वो हमने चेंज किया। सिग्नल का भी वैसे रहता है एग्जाम्पल कि रेड है लेकिन जो नंबर है वो डिक्रीमेंट होते रहता है, राइट? तो ये होता है रिपीटेशन। जैसे हमारे रियल लाइफ में हमने देखा जो स्क्रीन होती है जो इन्फिनिटली चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है,
या फिर सिग्नल। वैसे हमारे कोड में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो किसी कोई डाउट है इसमें? इलियास, कोई भी चीज़ हो जो समझ में ना आई होगी, प्लीज़। ओके, नो डाउट। तो सभी को समझ में आया ये? ओके। तो ये हमारे लूप्स होते हैं। और एक चीज़ मैं आज बताना चाहूँगा कि सिंटैक्स, कि सिंटैक्स इस तरह से डिज़ाइन क्यों किया हुआ है। किसी को आइडिया है कि सिंटैक्स ऐसा ही क्यों है? कि इक्वली साइन क्यों इस्तेमाल किया है? इसकी जगह तो हम इंटू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? या लेट की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते थे, ब्रैकेट की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते थे, राइट? ऐसा ही क्यों किया है? किसी को कुछ आइडिया है? कुछ भी जो क्या लगता है कि क्यों ऐसे ही बनाया है? तो उसका रीज़न जो है आई गेस मैथमेटिक्स रिलेटेड। यस आकाशीष, अच्छा गेस किया। एंड ये बोला मैथमेटिक्स के द्वारा भी क्यों बनाया गया है ऐसा। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज बनती है या फिर मान लेते हैं हमारी जीएमएल लैंग्वेज है, हमारे इंडिया की खेल है कि साउथ एंड नॉर्थ की जो लैंग्वेज है, साउथ में जो लैंग्वेज है वो कर्ली रहती है, राइट? ऐसे कुछ वो उनकी लैंग्वेज में लिखते हैं, उनकी स्क्रिप्ट है। लेकिन जो हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो जैसे कि मराठी, हिंदी या फिर पंजाबी का पो ऐसे कुछ होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो ये स्क्रिप्ट लिखा करते थे वो केले के पत्ते पे लिखा करते थे। तो जब वो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो क्या होगा, वो पत्ता जो है फट जाएगा। इसी वजह से वो जो है कर्ली लिखा करते थे, जिसकी वजह से वो जो पत्ता है फटे ना। और जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में जो स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, उसका तरीका ऐसे क्यों है? क्योंकि हम शायद वुडन का इस्तेमाल करते थे, जितना मुझे मैंने पढ़ा था। ओके। या फिर हमारे अलजेब्रा के नंबर्स देख ले, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से डिजाइन क्यों है? जैसे कि हम 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं। इसके पीछे भी कोई रीजन है? किसी को पता है ऐसे क्यों रीजन है? जिसने कैलकुलस पढ़ा होगा 11 12th में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह किए होंगे। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो समझ में पता होगा इस बारे में। किसे पता है ऐसे क्यों है? 1 ऐसे ही क्यों है, 2 ऐसा ही क्यों है, 3 ऐसा ही क्यों लिखा है? पता है या नहीं? ओके, नहीं पता। तो जो मेन रीजन है वो है कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक एंगल बन रहे हैं, इसलिए 1। 2 में कितने एंगल बन रहे हैं? 2, इसलिए 2 इस तरह से लिखा हुआ है। अब 3 लिखना है तो 3 में कितने एंगल आ गए? ये 1, ये 2, ये 4, सॉरी 3। 4 में कितने एंगल आते हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ज़्यादा आ गई, राइट? ऐसे रहता है कैलकुलस में ना, थोड़ा सा। ये 1, ये 2, 3 ऐसे ही कुछ है, मुझे जितना मुझे पता है। और 0 जो है हमारा, वो अलजेब्रिक में इस तरह से लिखते हैं, मतलब उसका कोई एंगल नहीं है। ओके, इस तरह से। तो ये रीज़न है कि हम जो नंबर है, फिर धीरे-धीरे जो है ऐसे जो हम ज़रा बदल दिए। ऐसे भी लिखते हैं 2, राइट? या फिर इस तरह से भी लिखते हैं। 3 को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, राइट? तो ये रीज़न है कि हमारे नंबर्स इस तरह से क्यों नज़र आते हैं। एंड वैसे ही डेवलपर्स ने जब स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज बनाई थी, फर्स्ट लैंग्वेज जो थी हमारी, शायद फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, वो थी फोर्ट्रान। आई थिंक इससे पहले कोई लैंग्वेज हुआ करती होंगी, पता नहीं। तो वो धीरे-धीरे क्या हुई, रिवॉल्यूशन होती गई लैंग्वेज में, सिंटैक्स में वगैरह।
जो हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखते हैं, वो बहुत सिंपल है अगर हम कंपेयर करें फोर्ट्रान एंड बाकी लैंग्वेज में। ओके, तो लोगों ने डिसाइड किया कि किस फॉर्म में हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। जैसे कि हमारा लेटर है ओ, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से बोल जाता है ओ। ओके, तो ऐसे कई रीज़न्स हैं। वैसे ही जो सिंटैक्स जो कंप्यूटर लैंग्वेज का है, उसके पीछे भी कई सारे ढेर सारे रीज़न हैं कि हम ऐसे ही हमने क्यों इस्तेमाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आशीष ने सॉरी नाम भूल गया मैं, एक ट्रेनर ने जो कहा अ, कशिश ने कि मैथमेटिकल ये एक रीज़न है, प्लस कि हमें समझने के लिए कि कर्ली ब्रेसेस मतलब छोटा-सा इस्तेमाल होगा एंड राउंड अपना कर्ली ब्रेसेस मतलब बड़ा इस्तेमाल होगा, अगर कुछ छोटा-मोटा है तो उसके लिए राउंड ब्रैकेट। तो इस तरह से लैंग्वेज डिज़ाइन हुई है। ओके, तो हमारा डाउट सेशन शुरू होता है। 15 मिनट के लिए डाउट सेशन होगा, फिर हम बाय-बाय करते हैं। एंड कल जो मोहम्मद ने एक क्वेश्चन किया था, मुझे याद आया कि जावास्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंट कांसेप्ट क्या है? इम्पोर्टेंट कांसेप्ट क्या है? कई सारे हैं। डिपेंड करता है कि हम किस इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं। जैसे कि अ, मैं कहूँगा अगर किसी को भी जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आप समझ के चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसिक, ठीक है? अगर आपको रिएक्ट डेवलपर बनना है, तो बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आप नोड.जेएस डेवलपर बन रहे हैं, बेसिक आना चाहिए। ओके? एक तो है बेसिक, और दूसरा जो जावास्क्रिप्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कि बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी यू आर प्रिफरिंग फॉर योर करियर। अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको रिएक्ट जेएस वाला जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। अगर आप नोड जेएस डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो आपको नोड जेएस वाला जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है बहुत वास्ट है एंड बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने कहा कि हर इंडस्ट्री में हम जावास्क्रिप्ट देखते ही हैं। तो एक तो फंडामेंटल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप आपका करियर किस फील्ड में सोच रहे हैं, किस स्किल स्टैक में आप डिसाइड कर रहे हो। ओके, और किसी कोई डाउट है? तो प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो भी हमने सीखा वगैरह। ओके, आज हमने बेसिकली लूप्स के इफ एल्स के बारे में देखा एंड स्विच के बारे में कि कब हमें इफ एल्स इस्तेमाल करना है।